नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोड सीरीज पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम्स में बने हुए हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं इससे कोई भी बचेगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच जीएम वेराइटीज आर वाइडली कल्टीवेटेड। तो कौन सी जीएम वैरायटी वाइडली कल्टीवेटेड की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन एंड सोयाबीन। जो कॉटन और सोयाबीन है ये जीएम वैरायटी है जो वाइडली यानी बहुत बड़े स्तर पर इसको उगाया जाता है यानी कल्टीवेट किया जाता है। जीएम कॉटन यानी कपास और सोयाबीन को उनके स्पेशल ट्रेट्स जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंस, इसके क्या हैं, एक इसके स्पेशल ट्रेट्स होते हैं जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंस जैसे बीटी कॉटन में, और हर्बिसाइड टॉलरेंस के कारण दुनिया भर में कल्टीवेट किया जाता है। ये क्रॉप ईल्ड बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉप्स की ईल्ड यानी पैदावार बढ़ाते हैं और पेस्टिसाइड का यूज कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज हेरोडिन ऑब्टेन्ड। जो हेरोडिन होता है किस ट्रांसजेनिक प्लांट से प्राप्त किया जाता है? हेरोडिन क्या है, हेरोडिन जो है वो किस ट्रांसजेनिक प्लांट से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस से हेरोडिन प्राप्त किया जाता है। हेरोडिन एक एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन होती है। क्या होती है? एंटीकोएगुलेंट, यानी ये खून को जमने नहीं देती। जो लीचिस में मिलता है, जो जोंक होती है उसमें ये पाया जाता है। इसे ब्रेसिका नेपस यानी कैनोला में जीन इंसर्ट करके बनाया जाता है। जो ब्रेसिका नेपस प्लांट है इसमें जीन को इंसर्ट करके और क्या है, हेरोडिन को बनाया जाता है जो मेडिकल में ब्लड क्लोटिंग रोकने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा टोबैको। तो तंबाकू जो है, टोबैको जो है पहला यानी फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। टोबैको पहला प्लांट था जिसमें 1983 में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के जरिए फॉरेन जीन इंसर्ट किया। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के जरिए यानी किसके द्वारा? ट्यूमिफेसियंस के द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा फॉरेन जीन यानी जो बाहरी जीन था उसको इंसर्ट कर दिया गया। इसका सिंपल जीनोम और टिश्यू कल्चर में रीजनरेशन की वजह से ये पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बना। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन हैप्लॉइड प्लांट बी प्रोड्यूस्ड। तो हैप्लॉइड प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? इसका आंसर है पॉलन कल्चर। तो पॉलन कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। हैप्लॉइड प्लांट्स जिनमें एक ही सेड क्रोमोसोम होते हैं पॉलन कल्चर यानी एंथर कल्चर से बनाए जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका कल्चर किया जाता है और उन्हीं से प्लांट तैयार कर लिए जाते हैं। पॉलन ग्रेन को लैब में ग्रो करके, कहाँ, वो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसको लैब में ग्रो किया जाता है। हैप्लॉइड एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और उसी से हैप्लॉइड एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। वैसे एम्ब्रियो जो है वो एग और स्पर्म के मिलने से बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल पॉलन जो है, पॉलन से ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना दिए जाते हैं जो ब्रीडिंग के लिए यूजफुल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पोटेंट वीड किलर। तो पोटेंट वीड किलर क्या है? पोटेंट वीड किलर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो पोटेंट वीड किलर कहलाता है। T4D एक सिंथेटिक हर्बिसाइड है। कैसा? बनाया हुआ एक हर्बिसाइड होता है जो ब्रॉड लीफ बीड्स को ख़त्म करता है। यानी जो चौड़ी पत्ती वाली जो क्या होती हैं,
चौड़ी पत्ती वाली जो घास होती है यानी बीड्स होती है उनको ख़त्म करता है। ये प्लांट हार्मोन्स जैसा काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्लांट हार्मोन्स की तरह काम करता है, जिससे बीड्स अनकंट्रोली अनकंट्रोली कंट्रोलली ग्रो करके मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनरेटिंग ए कंप्लीट प्लांट फ्रॉम टिश्यू? तो टिश्यू से कंप्लीट प्लांट रीजनरेटिंग की जो बेसिस होगा उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी। प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी यानी टोटीपोटेंसी का सिद्धांत। टोटीपोटेंसी एक प्लांट सेल की एबिलिटी है। क्या है? टोटीपोटेंसी प्लांट सेल की एक एबिलिटी है कि वो पूरा प्लांट बन सके। टोटीपोटेंसी एक प्लांट की वह एबिलिटी होती है जिससे वो एक सेल से पूरा प्लांट बन जाती है या बन सकती है। इस प्रिंसिपल के बेस पर, इस सिद्धांत के बेस पर टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट सेल से पूरा प्लांट ग्रो किया जा सकता है। एक सेल से ही कोई भी प्लांट को पूरा ग्रो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक आइडेंटिफाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स? तो कौन सी टेक्निक आरएनए मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉट्स। जो नॉर्दर्न ब्लॉट्स है इसके द्वारा आरएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए को डिटेक्ट और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए को डिटेक्ट करता है और एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आरएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करके आरएनए जो होते हैं उनको जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी प्रोसेस के द्वारा अलग करके मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है और स्पेसिफिक प्रोब से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ? तो कैलस ग्रोथ के लिए कौन सी विटामिन ज़्यादा इसेंशियल होती है? इसका आंसर हो जाएगा थायमीन। थायमीन जो है वो ज़्यादा इसेंशियल होती है। विटामिन विटामिन B1 जिसको क्या कहते हैं, केमिकल नेम इसका है थायमीन। जो विटामिन B1 है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में, जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं इसमें कैलस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में को एंजाइम का काम करता है, सेल डिवीजन और ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज एजोला यूज एज बायो फर्टिलाइजर? एजोला को बायो फर्टिलाइजर के लिए क्यों यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि एजोला में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। एजोला एक फर्न है यानी टेरिडोफाइट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे एनावीना एजोली होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एनावीना एजोली होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हमारे वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को क्या करते हैं, प्लांट के लिए यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज कैलस फार्मेशन टेक प्लेस? तो कैलस का फार्मेशन किस स्थान से होता है, मतलब किस स्थान पर होता है? तो कैलस का फार्मेशन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है। इसका क्या आंसर होगा? प्लांट टिश्यू कल्चर। तो कैलस को प्लांट टिश्यू कल्चर में मतलब फॉर्मेट किया जाता है। कैलस का फार्मेशन कहाँ किया जाता है? प्लांट टिश्यू कल्चर में। कैलस एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास है। कैलस एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास है जो प्लांट टिश्यू कल्चर में बनाया जाता है। प्लांट सेल्स या टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम या हार्मोन के साथ ग्रो करके कैलस बनाया जाता है। जब प्लांट का टिश्यू होता है या प्लांट की सेल होती है उसको ऐसे मीडियम रखते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट हो और हार्मोन्स हो और उसी मीडियम में उसको ग्रो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाट वाट इनकैप्सुलेटेड इनकैप्सुलेट्स सोमैटिक एम्ब्रियोज फॉर सिंथेटिक सीड?
इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड सोडियम एल्जिनेट। कैल्शियम एंड सोडियम एल्जिनेट इसका आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक सीड्स बनाने के लिए, सिंथेटिक सीड्स यानी बीज बनाने के लिए सोमेटिक एम्ब्रियो को कैल्शियम और सोडियम एल्जिनेट के जेल में इनकैप्सुलेट किया जाता है, जो नेचुरल सीड जैसा प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट पॉपुलेशन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट। तो सिंगल प्लांट की ऐसी पॉपुलेशन से कोई ऐसा जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन एक सिंगल प्लांट से बने जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट का ग्रुप है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टिश्यू कल्चर से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इकोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इकोरी क्या है? इकोरी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। इकोरी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एस्केरिसिया कोलाई से मिलता है। किससे मिलता है? एस्केरिसिया कोलाई से मिलता है। ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट जैसे GAA-TTC पर कट करता है। ये डीएनए की स्पेसिफिक साइट होती है, यहाँ पर ये कट करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज एक्टिवेटेड चारकोल एडेड टू सिंथेटिक कल्चर मीडियम। वाई इज एक्टिवेटेड चारकोल एडेड टू सिंथेटिक कल्चर मीडियम। इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंथेटिक कल्चर मीडियम में एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड क्यों किया जाता है। तो इसका यही आंसर है कि रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल टिश्यू कल्चर मीडियम में, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो टिश्यू कल्चर मीडियम में टॉक्सिक कंपाउंड जैसे फिनोलिक्स को एब्जॉर्ब करता है। जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे फिनोलिक्स होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सेल ग्रोथ को रोक सकते हैं, यानी सेल की ग्रोथ को रोक सकते हैं। इससे कल्चर हेल्दी रहता है। क्या होता है कि सेल ग्रोथ अगर कुछ आएगा, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उसमें कंपाउंड बन जाएंगे और उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया तो सेल की ग्रोथ रुक सकती है। उनको ऑब्जर्व करने के लिए चारकोल मिलाया जाता है जिससे सेल की ग्रोथ कंटिन्यू बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निक फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की क्या टेक्निक है? इसका आंसर है हाइब्रिडोमा। क्या है? हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करके हाइब्रिड सेल बनाए जाते हैं। हाइब्रिड सेल्स बनाए जाते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज किया जाता है। बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज किया जाता है और इसको फ्यूज करके ही हाइब्रिड सेल बनाए जाते हैं जो आइडेंटिकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। बिल्कुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह होते हैं। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बेस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए जो है इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इंडिविजुअल के डीएनए के यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जैसे बीएनटीआरएस या एसटीआरएस पर डिपेंड करता है, जो यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एंजाइम एक्ट एज ए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोलॉजिकल सीजर्स के रूप में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल सीजर के रूप में काम करता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं उन पर ये कट करने का काम करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल सीजर्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए फ्रेगमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। तो जो डीएनए होता है उसको स्पेसिफिक साइट पर काट कर उसके फ्रेगमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रूस प्रूफ टोमेटो डेवलप्ड? हाउ वाज ब्रूस प्रूफ टोमेटो डेवलप्ड? तो ये कैसे डेवलप किया गया? इसका आंसर है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ब्रूस प्रूफ टोमेटो डेवलप किया गया। ब्रूस प्रूफ टोमेटोज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाए गए। किससे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाए गए, जिसमें अलग अलग टोमेटो वैरायटी के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किए गए। क्या है? अलग अलग वैरायटी अलग अलग वैरायटी के जो टोमेटो थे उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया गया, मिलाया गया, ताकि फिजिकल डैमेज रेसिस्टेंट ट्रेट कंबाइन हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस साइड इन कॉस्मिड्स ऑब्टेन फ्रॉम? तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा फेज। इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा फेज। कॉस्मिड प्लाज्मिड्स होते हैं। क्या है? कॉस्मिड्स प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें लैम्डा फेज का कॉस यानी कोहेसिव एंड साइट होता है। क्या होता है? जिसमें लैम्डा फेज का कॉस साइट होता है, जिसे कोहेसिव साइट या कोहेसिव एंड कहते हैं, जो लार्ज डीएनए इंसर्ट को पैकेज और बैक्टीरिया में रिप्लिकेट करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टाई प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? व्हाट इज द सोर्स ऑफ टाई प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो टाई प्लाज्मिड का सोर्स क्या होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में? इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है वो टाई प्लाज्मिड का सोर्स होगा। टाई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ताकि फॉरेन जीन प्लांट सेल में ट्रांसफ़र किए जा सकें। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज इन पीसीआर रिएक्शन? तो पॉलीचेन सॉरी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें किस एंजाइम का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। टैक पॉलीमरेज एक हीट स्टेबल एंजाइम, यानी हीट पर भी ये स्टेबल बना रहता है, पीसीआर में डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। कौन सा? टैक पॉलीमरेज, जो हीटिंग और कूलिंग साइकिल के दौरान न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। चाहे हीटिंग हो और चाहे कूलिंग हो, उसके दौरान भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बना देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर? तो डीएनए पॉलीमरेज का सोर्स क्या होगा पीसीआर में यूज करने के लिए? तो इसका आंसर है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो है ये इसका सोर्स हो जाएगा। पीसीआर में यूज होने वाला डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिस से मिलता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है यानी टैग पॉलीमरेज, वो थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस? थर्मस एक्वेटिकस से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज है वो थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, जो पीसीआर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में डीएनए एम्पलीफाई करता है बिना खराब हुए, यानी अधिक टेम्परेचर पे भी ये खराब नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विच बैसिलस स्पीसीज इज यूज एज बायो इंसेक्टिसाइड? तो वह कौन सी बैसिलस स्पीसीज है जो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है? इसका आंसर है बैसिलस थ्योरिनजेंसिस। बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, और जिसे ही बीटी कहते हैं। बैसिलस थ्योरिनजेंसिस जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं। बैसिलस थ्योरिनजेंसिस
जिसे बेटी कहते हैं, टॉक्सिन बनाता है। क्या करता है? जो बैसिलस थ्योरिनजेंसिस क्या करता है? टॉक्सिन यानी कि एक जहर बनाता है जो कुछ इंसेक्ट के लिए लीथल है, घातक है। कुछ इंसेक्ट इससे मर जाते हैं, इसलिए इसका यूज बायो इंसेक्टिसाइड और ट्रांसजेनिक क्रॉप में इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इन बैक्टीरिया लोकेटेड? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स बैक्टीरिया में कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर है प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर होते हैं। कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में उसका एक खुद का डीएनए यानी क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। उन्हीं के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। जो छोटे सर्कुलर डीएनए हैं, कैसे हैं? छोटे होते हैं और सर्कुलर होते हैं, और जिन्हें डीएनए कहते हैं, और बैक्टीरिया के बीच ट्रांसफर हो सकते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मैन मेड सीरल्स? तो मैन मेड सीरल कौन सी है? इसका आंसर है ट्रिटिकल्स। ट्रिटिकल्स जो है वो मैन मेड सीरल है। ट्रिटिकल एक मैन मेड हाइब्रिड सीरल है जो वीट यानी ट्रिटिकम और राई यानी सिकेल के क्रॉस से बनाया गया है। वीट यानी ट्रिटिकम के और राई जिसे सिकेल कहते हैं, इसके क्रॉसिंग से बनाया गया है, उसे हमने क्या कहा? ट्रिटिकल कहते हैं। जिसमें हाई यील्ड यानी इसमें उत्पादन की अधिक मात्रा होती है, और डिजीज रेसिस्टेंस ट्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज PBr 322? PBr 322 क्या है? तो इसका आंसर है प्लाज्मिड। तो ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। PBr 322 एक फेमस प्लाज्मिड वेक्टर है। फेमस प्लाज्मिड वेक्टर है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और डीएनए क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जेनेटिकल इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन? जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन कौन सी होती है? इसका आंसर है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया या सेल्स में जीन इंसर्ट करके बनाया जाता है। यानी इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करके या सेल्स में इंसर्ट करके जीन को इंसर्ट करके बनाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ बूस्ट करता है। यानी इससे किससे लड़ते हैं? ये जो इंटरफेरॉन होते हैं ये वायरस के इन्फेक्शन को कम करते हैं, यानी उनसे लड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज साउथर्न ब्लोटिंग ए टेक्निक फॉर? तो साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है? इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए सेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। वही नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज आरएनए के लिए किया जाता है, और ये डीएनए सेगमेंट के लिए किया जाता है। साउथर्न ब्लोटिंग डीएनए सेगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। डीएनए को इसमें क्या करते हैं? डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करके मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है और प्रोब से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या है? तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर्स। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का जो इफेक्ट होता है उससे पिरिमिडिन डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डीएनए में एडजेसेंट पिरिमिडिन बेसिस जैसे थायमीन को बॉन्ड करवाता है। क्या करवाता है? अल्ट्रा वायलेट डीएनए में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डीएनए में एडजेसेंट पिरिमिडिन बेसिस को जैसे थायमीन को बॉन्ड करवाता है, यानी जुड़वाता है। पिरिमिडीन डाइमर बनाते हैं, और जो पिरिमिडीन होते हैं वो डाइमर्स बनाते हैं जो रेप्लिकेशन डिस्टर्ब करके
म्यूटेशन काज करते हैं, यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं और म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्निक्स आर यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस में कौन सी टेक्निक यूजफुल होती है? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए फुट प्रिंटिंग, डीएनए फुट प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, जेनेटिक जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। तो कौन कौन सी फोरेंसिक साइंस में यूज की जाती हैं? डीएनए फुट प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। डीएनए फुट प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग और जेनेटिक इम्प्रिंटिंग डीएनए पैटर्न को एनालाइज करते हैं। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो डीएनए के पैटर्न होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिटी यानी पहचान करने के लिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग खासकर यूनिक जेनेटिक मार्कर के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोज फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिसर्च इन इंडिया। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिसर्च के लिए इंडिया में कौन जाना जाता है? इसका आंसर है लालजी सिंह। लालजी सिंह को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिसर्च के लिए इंडिया में जाना जाता है। लालजी सिंह ने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए टेक्निक डेवलप की। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए टेक्निक को डेवलप किया जो फोरेंसिस और पैटर्निटी फोरेंसिस और पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज होती है, यानी माता पिता और उनके बच्चे की पहचान के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्पीसीज वेयर हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फर्स्ट रेज्ड। तो किस स्पीसीज में पहले हैप्लॉइड एम्ब्रियोज रेज्ड होते हैं? तो इसका आंसर है दतूरा स्ट्रेमोनियम। दतूरा स्ट्रेमोनियम में हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फर्स्ट रेज्ड होते हैं। दतूरा स्ट्रेमोनियम में एंथर कल्चर के जरिए पहली बार हैप्लॉइड एम्ब्रियोज सक्सेसफुली रेज किए गए, यानी उत्पन्न किए गए। धतूरा स्ट्रेमोनियम में एंथर कल्चर के जरिए, क्या है, इनके एंथर थे उनका कल्चर किया गया और इन्हीं के जरिए, क्योंकि एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, और इन्हीं के जरिए पहली बार हैप्लॉइड एम्ब्रियो सक्सेसफुली रेज किए गए जो जेनेटिक स्टडीज और ब्रीडिंग के लिए यूजफुल थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं? इसका आंसर है स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए रिप्लिकेशन के लैगिंग स्ट्रैंड पर बने छोटे डीएनए सेगमेंट होते हैं, क्योंकि जब रिप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड पर लीडिंग लीडिंग टाइप की प्रोसेस होती है और दूसरे पर लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और वहीं लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर कंटिन्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में इसमें क्या होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसके छोटे डीएनए के, इसके ऊपर जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट होते हैं, बाद में इनको लाइगेज एंजाइम के जरिए जोड़कर कंटिन्यू स्ट्रैंड बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन डीएनए इन ऑल सेल्स। तो सभी सेल्स में फॉरेन डीएनए, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एलिमेंट, यानी कोई भी सेल हो यदि उसमें कोई फॉरेन डीएनए है तो उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल में फॉरेन डीएनए उनके सारे सेल्स के जीनोम में होता है। कहने का मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर फॉरेन डीएनए उनकी जितनी भी सेल्स हैं उनके जीनोम में होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट किया जाता है स्पेसिफिक ट्रेट या प्रोटीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, फॉरेन जीन्स के इंट्रोड्यूशन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स? इसका आंसर हो जाएगा मालिकुलर फार्मिंग। मालिकुलर फार्मिंग में जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट से वैक्सीन या प्रोटीन जैसे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन से, क्योंकि इसमें फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन से कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके द्वारा ही ये प्रोसेस क्या है की जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर शटल वेक्टर्स? तो शटल वेक्टर क्या है? शटल वेक्टर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन मल्टीपल स्पीसीज। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन मल्टीपल स्पीसीज, तो मल्टीपल स्पीसीज में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होने को क्या कहते हैं? शटल वेक्टर कहते हैं। शटल वेक्टर प्लाज्मिड्स हैं। शटल वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड हैं जो अलग अलग स्पीसीज जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट में रिप्लिकेट कर सकते हैं जीन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइगेज एंजाइम यूज फॉर? तो लाइगेज एंजाइम किसके लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइनिंग डीएनए बिट्स। तो जो डीएनए के बिट्स होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। डीएनए लाइगेज डीएनए फ्रेगमेंट को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ता है, यानी जो लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए के सेगमेंट के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, उससे वो जुड़ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप रेसिस्टेंस अगेंस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। तो बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो होती हैं वो रेसिस्टेंस होती हैं किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट के अगेंस्ट, यानी इन पर इंसेक्ट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस जेनेसिस बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस के टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस करते हैं जो स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट होते हैं जिनके लिए वो टॉक्सिक होते हैं और इनमें पेस्टिसाइड का यूज कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस? तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्यों प्रोड्यूस की गई? तो इसका आंसर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्रॉम सेल कल्चर। तो सेल कल्चर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बी सेल्स हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को बी सेल्स और माइलोमा सेल्स के फ्यूजन से हाइब्रिड सेल बनाती है। बी सेल को और माइलोमा सेल के फ्यूजन से हाइब्रिड सेल बनाती है जो आइडेंटिकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं और मेडिकल और रिसर्च में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसने डेवलप की? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसने डेवलप किया? तो इसका आंसर है कोलर एंड मिलस्टीन। कोलर और मिलस्टीन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन को डेवलप किया। जॉर्ज कोलर और सीजर मिलस्टीन ने 1975 में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी डेवलप की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। व्हाट इंटीग्रेट्स न्यू जीन कॉम्बिनेशन इन सेल? तो ये अगला क्वेश्चन है व्हाट इंटीग्रेट न्यू जीन्स कॉम्बिनेशन इन ए सेल? तो किसी सेल में न्यू जीन का इंटीग्रेशन कॉम्बिनेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में अलग अलग सोर्सेस का डीएनए, यानी अलग अलग सोर्सेस से लिया गया डीएनए एक सेल में कंबाइन होता है, यानी अलग अलग सेल के जो भी हमको ट्रेड्स यानी करेक्टर लक्षण पसंद आते हैं उसी का जीन हम उससे निकाल लेते हैं और किसी एक सेल में कंबाइन करके इंसर्ट कर देते हैं और नए जीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये किस में यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच जेनेटिक मार्कर इज हाईली पॉलीमॉर्फिक? तो कौन सा जेनेटिक मार्कर हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा
ए माइक्रोसैटेलाइट। ए माइक्रोसैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होता है। माइक्रोसैटेलाइट शॉर्ट टेंडम डीएनए रिपीट्स हैं। क्या है? शॉर्ट टेंडम डीएनए रिपीट होते हैं जो रिपीट नंबर के वेरिएशन के कारण हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं और जेनेटिक स्टडीज और फोरेंसिस में मियाजाकी मियाजाकी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच प्लांट डिड कार्ल रूटर एक्सपेरिमेंट। तो कार्ल रूटर एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया गया था? इसका आंसर है टोबैको। जोसेफ गॉटलिफ कार्ल रूटर ने 18वीं सदी में टोबैको के अलग अलग वैरायटी पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। यानी इन्होंने 18वीं सदी में तंबाकू की अलग अलग वैरायटी पर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए जो प्लांट जेनेटिक्स और हाइब्रिडाइजेशन के बेस को समझने के लिए ज़रूरी थे। प्लांट के जेनेटिक्स को समझने के लिए और प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन को बेस को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेपरेट्स कोलाइडल मटेरियल फ्रॉम ए मिक्सचर। तो मिक्सचर से कोलाइडल मटेरियल किस प्रकार या क्या सेपरेट कर सकता है? कौन सेपरेट कर सकता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए डीएनए या प्रोटीन जैसे कोलाइडल मटेरियल को साइज और चार्ज के बेस पर अलग करता है। यानी जो प्रोटीन और डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए उनके साइज के आधार पर और चार्ज के बेस पर अलग अलग कर देता है और इसका यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमेरिक डीएनए कॉल्ड। तो सिमेरिक डीएनए क्या कहलाता है? इसका आंसर है रिकॉम्बिनेट डीएनए। जो सिमेरिक या चिमेरिक डीएनए होता है उसे रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। चिमेरिक या रिकॉम्बिनेट डीएनए अलग अलग सोर्स के डीएनए को कंबाइन करके बनाया जाता है। अलग अलग सोर्स के डीएनए को कंबाइन करके बनाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज के यूज से। किसका यूज करते हैं? इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं और लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट। तो पहला सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था या क्या है? इसका आंसर है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट रहा। फ्लेवर सेवर टोमेटो 1994 में इंड्यूस किया गया पहला कॉमर्शियली अप्रूव्ड ट्रांसजेनिक प्लांट था। एक कॉमर्शियली रूप से अप्रूव किया गया ट्रांसजेनिक प्लांट रहा जिसमें राइपिंग डिले करने के लिए, यानी टमाटर जो टोमेटो होते हैं वो पहले जल्दी पक जाते थे और उनके पकने की प्रोसेस को थोड़ा डिले करने के लिए पॉलीगैलेक्टूरोनेज पॉलीगैलेक्टूरोनेज जीन को सुप्रेस किया गया, यानी उसे दबा दिया गया। तो ये जो जीन था ये क्या करता था? टमाटर को जल्दी पका देता था। तो इसे ही सुप्रेस करने के लिए इसे इस प्रोसेस को अपनाया गया और टोमेटो जो थे बाद में देर से पकने लगे और उनकी जो लाइफ थी वो बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, फ्लेवर सेवर टोमेटोज ब्लॉक्ड जीन फॉर व्हाट। तो इसका आंसर है पॉलीगैलेक्टूरोनेज। पॉलीगैलेक्टूरोनेज इसका आंसर हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो में पॉलीगैलेक्टूरोनेज जीन को ब्लॉक किया गया, यानी इस जीन को क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया जो सेल वाल्स को ब्रेक करता था। यानी क्या करता था? ये जो जीन है ये सेल वाल को ब्रेक कर देता था। इससे राइपिंग क्या है? इससे राइपिंग स्लो होता था और सेल्फ लाइफ बढ़ती थी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पॉलीगैलेक्टूरोनेज जो है पॉलीगैलेक्टूरोनेज जो जीन है उसको ब्लॉक किया जाता है और ये क्या करता था कि सेल वाल को ब्रेक करता था, यानी उसे तोड़ देता था। लेकिन जब इसे ब्लॉक कर दिया गया तो इससे जो है ये सेल वाल को ब्रेक करना इसने कम कर दिया। इससे राइपिंग स्लो हो गई और जिनकी जो लाइफ थी सेल्फ लाइफ बढ़ गई।
अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड सूट टिप कल्चर। तो सूट टिप कल्चर को किसने डेवलप किया? इसका आंसर है मोरल एंड मार्टिन। मोरल और मार्टिन ने सूट टिप कल्चर को डेवलप किया था। मोरल और मार्टिन ने सूट टिप कल्चर डेवलप किया, एक टिश्यू कल्चर टेक्निक जो वायरस फ्री प्लांट या क्लोन बनाने के लिए सूट टिप को ग्रो करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एंजाइम कॉपीज डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो कौन सा एंजाइम आरएनए से डीएनए को कॉपी करता है? इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो आरएनए से डीएनए को बना देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए यानी सी डीएनए बनाता है, जिसे कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन क्लोनिंग या एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट शोइंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल एग्जाम्पलीफाई। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में शो किया गया कि डीएनए एज एक जेनेटिक मटेरियल है। तो किसके द्वारा या किस उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के द्वारा ये सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 के एक्सपेरिमेंट में निम्नोकोकस से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। निम्नोकोकस बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, जहां नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया ने विरुलेंट डीएनए एब्जॉर्ब किया। नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया ने विरुलेंट डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया। इसके द्वारा जेनेटिक डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूव किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट प्लाज्मिड्स यूज एज वेक्टर्स हैव। तो प्लाज्मिड्स को वेक्टर्स के रूप में यूज किया गया। इसका आंसर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। प्लाज्मिड्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है ताकि वो होस्ट सेल में इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकें। जीन क्लोनिंग के लिए ये प्रोसेस यूजफुल होती है। अगला क्वेश्चन है विच आयन चैनल डज गावा ओपन इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन, मतलब Cl आयन जो है इसका आंसर हो जाएगा। गावा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोराइड यानी Cl आयन चैनल को खोलता है। एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है और न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज करके सिग्नल ट्रांसमिशन रोकता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीन्स इन ए ह्यूमन सेल पर HGP। तो नंबर ऑफ जीन्स इन ए ह्यूमन सेल पर HGP, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 टू 32,000। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इस्टीमेट किया कि ह्यूमन सेल्स में 30,000 से 32,000 जीन होते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट से इस्टीमेट लगाया गया कि ह्यूमन की सेल में 30,000 से 32,000 जीन होते हैं और बाद में स्टडी ने इसे 20,000 से 25,000 तक रिफाइन किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज RFLP पैटर्न यूज इन। तो RFLP पैटर्न यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो RFLP की फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म पैटर्न डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके यूनिक प्रोफाइल बनाते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट अरेंज डीएनए स्पीसीज बाय साइज। तो डीएनए पीसेस को, जो डीएनए के पीसेस होते हैं
उनको साइज के रूप में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जीन्स को सॉरी डीएनए के पीसेस को उनके साइज के बेस पर अरेंज कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट को साइज के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग करता है। छोटे फ्रेगमेंट ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन रेयर हाइब्रिड प्लांट बी सेव्ड। तो इसका आंसर है पॉलन कल्चर। तो जो रेयर हाइब्रिड प्लांट को कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसका आंसर वही है कि पॉलन कल्चर कर लो, उसके बेस पर इसको सेव कर सकते हैं। पॉलन कल्चर यानी जिसे कहते हैं एंथर कल्चर, रेयर हाइब्रिड प्लांट को सेव करने के लिए यूज होता है। हैप्लॉइड प्लांट बनाकर जिनके डबल करके होमोजाइगस लाइंस बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अचीव ब्लंट एंड लाइगेशन। ब्लंट एंड लाइगेशन क्या अचीव करेंगे, तो इसका आंसर है T4 DNA लाइगेज। T4 DNA लाइगेज ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज फ्लेवर सेवर टोमेटो डेवलप्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो डेवलप किया गया एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। फ्लेवर सेवर टोमेटो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जिसमें पॉलीगैलेक्टूरोनेज जीन को साइलेंस किया गया, उसको शांत किया गया ताकि राइपिंग स्लो हो और सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट एंजाइम कट्स डीएनए इनटू सेगमेंट। तो कौन सा एंजाइम डीएनए को सेगमेंट के रूप में कट करेगा, इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर कट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेट डीएनए के लिए फ्रेगमेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कौन डेवलप किसके द्वारा डेवलप किया गया, मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसका आंसर है एलेक जेफरी। एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ह्यूमन में डेवलप किया गया। एलेक जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डेवलप किया। वैल्यूएबल डीएनए रीजन का यूज करके यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल बनाए जो फोरेंसिस और पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इंटीग्रेट विद क्रोमोसोमल मटेरियल इन बैक्टीरिया। तो वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है जो क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया में इंटीग्रेट किया जाता है, इसका आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो बैक्टीरिया में जीन को क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कैरोली इरेकी। कैरोली इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। कैरोली इरेकी को बायोटेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। कैरोली इरेकी ने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी ओवरकम। तो इसका आंसर है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी ओवरकम हुई। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्लांट प्रोटोप्लास्ट सेल्स बिना वाल के यानी क्या है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्लांट प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं उसको फ्यूज करके सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी ओवरकम करता है। अलग स्पीसीज के बीच हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मैक्स मल्टीपल डीएनए सेगमेंट कॉपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर कहते हैं टेक पॉलीमरेज प्राइमर्स और थर्मल साइक्लिंग के जरिए स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाती हैं एनालिसिस या क्लोनिंग के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के सभी आए हुए क्वेश्चंस को देख लिया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।